हेलो। वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन के ऊपर। और अगर आपके सिलेबस के लिहाज से बात करें तो ये उसका फोर्थ हेडिंग होने वाली है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर में या इसके बाद वाले लेक्चर में मिला के कंप्लीट करेंगे। दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए इसको साथ में ही पढ़ेंगे। टॉपिक आज का काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, जिससे आपको अपने इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इन जनरल भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, टैक्स क्या होता है। बहुत बेसिक चीज़ है, टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या है? आपकी सरकार आपके ऊपर बहुत सारे खर्चे करती है। कैसे खर्चे करती है? आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और अलग अलग तरीके की सोशल स्कीम्स भी चलाती है आपकी सरकार आप पे। लेकिन इन सब स्कीम्स को चलाने के लिए, ये सारा खर्चा करने के लिए सरकार जो है वो खुद से पैसा नहीं छाप सकती, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर टैक्स पैसा आता कहाँ से है? तो उस पैसे आने का जो एक मेजर सोर्स है वो है टैक्स। तो टैक्स क्या है? टैक्स बेसिकली सरकार जो अपने नागरिकों के ऊपर कुछ कर लगाती है, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने पे कुछ जो पैसा सरकार लेती है वो पैसा होता है टैक्स। ठीक है, तो व्हाट इज टैक्स? टैक्सेस आर द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन levied on जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेशन बाय द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज। तो बेसिकली टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। मैंडेटरी से मतलब ये है कि जो वॉलंटरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं है कि आप टैक्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। इच्छा अनुसार कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं? जो दान पुण्य के काम होते हैं वो हमारी इच्छा के ऊपर होते हैं, वो हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन टैक्स देना मैंडेटरी है और ऐसा नहीं करेंगे आप, अगर आप एलिजिबल हैं और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये क्राइम है। और ये जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेशन दोनों पे लगाए जाते हैं। आप एक हाउस होल्ड हो, एक आम नागरिक हो, या आपका कोई बिजनेस फर्म है, आप दोनों ही आप टैक्सेशन के अंदर आओगे। और गवर्नमेंट इसके लिए इसका यूज़ कहाँ करती है? अलग अलग पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि टैक्सेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो टैक्स का टाइप है वो है डायरेक्ट टैक्स। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, टैक्स चुकाने का जिम्मा भी उसी के ऊपर होता है। अब सुनने में बहुत कॉमन सी बात लग रही होगी कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगा है, टैक्स वही तो चुकाएगा। लेकिन ये इतनी कॉमन है नहीं, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि एक टैक्स ऐसा भी होता है कि जो लगाया किसी और के ऊपर जाता है, लेकिन चुकाया किसी दूसरे के द्वारा जाता है। लेकिन फर्स्ट कम टू डायरेक्ट टैक्सेस। सो direct taxes. It is tax which is paid by same person or company on whom it is imposed. Its burden cannot be shifted to someone else. Example, income tax and wealth tax. For example, एक कोई पर्सन है ए, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसकी सैलरी है सालाना 20 लाख रुपए। ठीक है, अब वो जो सैलरी है उसके पास जो आई है, वो सैलरी वो खुद ही खर्च करेगा पूरी। ठीक है, उस सैलरी को उसने डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जनरेट किया होगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स उसकी उस सैलरी पे लगाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है कि ये वो टैक्स है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले या बेचने वाले के ऊपर, लेकिन उसका फिर जो अल्टीमेट जो उसका जो भार आता है वो आता है उसके कंज्यूमर पे। जैसे कि कोई एक पेन है, वो बन के 5 रुपए में तैयार हुआ, सरकार ने उस पर टोटल 1 रुपए टैक्स लगाया। अब ये जो 1 रुपए टैक्स है वो बेसिकली देगा कौन? वो जो कंपनी जो बना रही है। ठीक है, या फिर वो जो लोग जो उसको बेच रहे हैं वो उनके पास शिफ्ट होगा। लेकिन क्या वो अपने पास से देंगे? ऐसा नहीं है। वो कहाँ से देंगे? वो देंगे हमारे पास से। ठीक है, वो हमसे ही उसको लेंगे। हम कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं मार्केट के अंदर, या कोई भी ऐसा सामान परचेज करते हैं, तो हम जब उसका जीएसटी बिल देखते हैं, उसका इनवॉइस देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि किसी चीज़ की जो कीमत थी वो थी 1 लाख रुपए, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं? 1,18,000 रुपए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है 18% जीएसटी। जो 18% जीएसटी लगने की वजह से उसकी 18,000 रुपए कीमत जो बढ़ी है, वो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? वो वो कंज्यूमर पे कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो कि उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वो उस कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेशन बेसिकली होता क्या है कि जो व्यक्ति की जो आय है वो उसके ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली किसी पर्सन की पर्सनल इनकम पे लगता है। पर्सनल इनकम कैसे? फॉर एग्जांपल, आप जो पैसा कमा रहे हैं अपनी सैलरी से, या आपके पास जो वेल्थ है, या आपके पास जो प्रॉपर्टी है,
वो आपकी पर्सनल इनकम से आई है। अब चूंकि वो कमाई आपने, उसको खर्च भी आप करेंगे, तो उस पर जो टैक्स भी देना होगा वो आपको ही देना होगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या है, इट इज़ अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन समवन बट इट इज पेड बाय समवन एल्स। इन अदर वर्ड्स इस बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी एक प्रोडक्ट पे लगता है, किसी सर्विस पे लगता है, और वो जो इमीडिएटली जो वो चुकाया जाता है वो उस चीज़ को बेचने वाले के द्वारा चुकाया जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति जो उसका टैक्स जो चुकाता है वो अल्टीमेटली वो टैक्स उगाता किससे है, उस कंज्यूमर से उगाता है जो इस चीज़ को खरीदेगा। जैसे कि हमने एक बाइक का एग्जांपल लिया था, जैसे कि बाइक की कीमत अगर 1 लाख रुपए है लेकिन हम 1,18,000 चुका रहे हैं, तो जो 18,000 जो है वो हम किसको दे रहे हैं, वो हम उस शोरूम वाले को दे रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सरकार को तो नहीं दे रहे, और वो शोरूम वाला 18,000 किसको देगा, वो सरकार को देगा। ठीक है, लेकिन क्या वो 18,000 अपने पास से दे रहा है, वो अपने पास से नहीं दे रहा है, वो किसके पास से दे रहा है, वो हमसे ही लेके दे रहा है। ठीक है, तो वो लगाया किस पे गया था, उस शोरूम वाले पे, उस शॉप वाले पे लगाया गया था इनडायरेक्ट टैक्स, बट उसको पेड कौन कर रहा है, हम पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगाए किसी और पे जाते हैं, बट उसको भरा किसी और के द्वारा जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो जिस पे लगाया जाता है उसी के द्वारा ही भरा जाता है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या होता है, लेफर कर्व हमको रिलेशन बताता है टैक्स रेट पे और टैक्स के द्वारा जनरेट रेवेन्यू से। एक सिंपल सी बात है कि सरकार अगर टैक्स रेट बढ़ा देगी तो डेफिनेटली उसके पास में रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। अगर कल को कोई चीज़ 1 लाख रुपए की मिल रही थी और अब उसमें 10% टैक्स था, तो सरकार को वो 10,000 रुपये उस पर प्रॉफिट, मतलब टैक्स उसके थ्रू आ रहा था। लेकिन सरकार ने उस पर जो टैक्स था वो 20% कर दिया। अब उस पर कितना आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहे हैं सरकार के पास में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब टैक्स रेट बढ़ता है तो सरकार का टैक्स के द्वारा जो रेवेन्यू हमें मिलता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन लेबर कर्व हमको ये बताता है कि एक ऑप्टिमम लेवल होती है, मतलब एक मैक्सिमम लेवल होती है, जब तक लेवल होता है जब तक आप टैक्स रेट को बढ़ा सकते हैं। उसके आगे आप अगर टैक्स रेट को बढ़ाते हैं तो आपका जो टैक्स के द्वारा रेवेन्यू मिल रहा है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे कम होना स्टार्ट हो जाता है, सरकार जब तक 10% टैक्स ले रही थी या 20% टैक्स ले रही थी तब तक ठीक था, लेकिन सरकार कल को अगर 70% टैक्स लेने लगे तो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, जिसमें से 70,000 फिर वो सरकार को दे रहे हैं। तो वो सोचेंगे हम कमाई क्यों रहे हैं। ठीक है, तो लोगों का जो काम करने का मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो टैक्स रेट है वो ऐसी होना चाहिए जो सरकार के लिए भी बेटर हो और जो पे कर रहा है उसके लिए भी बेटर हो। यही चीज़ हमको बताती है लेफर कर्व। लेफर कर्व जैसे कि ये दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा अगर जूम इन करूँ तो ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है, ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये बता रही है टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बता रही है टैक्स रेट। ठीक है, तो टैक्स रेट जब तक एक लेवल तक बढ़ रहा है, जब तक यहाँ तक आ रहा है तब तक तो ठीक है, टैक्स रिवेन्यू बढ़ रहा है, अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया। लेकिन जब इसके भी आगे चला जाएगा, जब टैक्स रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर जो टैक्स का कलेक्शन था वो नीचे नीचे डाउनफॉल होके आ रहा है। ठीक है, तो लेफर कर्व क्या होता है, लेफर कर्व एक इन्वर्टेड यू शेप होता है, और इन्वर्टेड यू शेप हमको ये बताता है कि टैक्स रेट की एक पीक होती है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है। अगर आप वहां तक टैक्स रेट बढ़ाएंगे तब आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और उसके बाद भी आप टैक्स रेट बढ़ाना जारी रखेंगे तो अल्टीमेटली आपका टैक्स रेवेन्यू कम होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाएंगी, लोगों के पास मोटिवेशन कम बचेगा काम करने के लिए। लोग सोचेंगे कि हमको काम करने के बावजूद भी इतना पैसा अगर सरकार को देना पड़ रहा है तो हम काम कर ही क्यों रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हमें लेफर कर्व के द्वारा पता चलती है। ओके फाइन, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर ही एक थर्ड टैक्सेशन जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन। देखिए बेसिकली रिग्रेसिव टैक्सेशन होता क्या है, टैक्सेशन का जो मकसद है वो दो मकसद है। एक तो सरकार के पास जो पैसों को मुहैया कराना ताकि वो बहुत सारी जो पब्लिक सर्विसेज है वो कर सके, और दूसरी बात समाज के अंदर जो असमानताएं हैं उसको मिटाना। ठीक है, समाज के अंदर असमानता को टैक्सेशन सिस्टम कैसे मिटाता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति की जो आय थी वो थी सालाना 20 लाख रुपए। ठीक है, और दूसरी व्यक्ति की जो आय है वो है सालाना 2 लाख रुपए। ठीक है, तो जो व्यक्ति 20 लाख कमा रहा है उससे कुछ पैसा सरकार लेगी टैक्स लगा के, मान के चला हमने उस पर 10% टैक्स लगाया। ठीक है, और 2 लाख रुपए उससे लिए, और वो जो 2 लाख रुपए की सुविधा है वो किसको मुहैया कराएगी, उस व्यक्ति को जिसके पास जिसकी सालाना आय 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्सेशन सिस्टम है वो समाज के अंदर असमानताओं को मिटाने का काम भी करता है। इसी के इसी के उसमें हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या कहता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो भी बढ़ता जाता है।
फॉर एग्जाम्पल सरकार कुछ ब्रैकेट तय कर देती है, जैसे कि अगर आपकी आय सालाना 10 लाख के आसपास है तो आपको देना होगा 10% टैक्स। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन फिगर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी आय 10 लाख से बढ़ती है और 10 से लेके 15 लाख के बीच में आती है तो आपको देना होगा 15% टैक्स, ओके। और वही आय जब आपकी 15 से 20 लाख पे पहुंच जाती है तो आपको 18% टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको जो टैक्स का परसेंटेज है, जो आपके टैक्स की जो भार है वो भी बढ़ता जा रहा है। इससे होगा क्या कि जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा कमाने के बाद जो बेटर हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, तो वो एकदम रिच नहीं हो पाएंगे। तो समाज की जो इनइक्वलिटी है वो इससे कम होगी। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि ये सिर्फ बढ़ने पे नहीं है, कम होने पे भी है। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए कमा रहे थे तो आप 10% टैक्स दे रहे थे, ठीक है। लेकिन कल को आपकी आय कम हो गई और 5 लाख ही रह गई तो आपको फिर 10% टैक्स नहीं देना है, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स देना है। तो इससे दोनों चीज़ें हो रही हैं कि आपकी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जा रही है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आपकी आय कम होती जा रही है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? As income of person goes up, the rate of tax imposed on its income also goes up. Such taxation reduce inequalities of income. It also act as a automatic stabilizer. Automatic stabilizer की तरह काम कैसे करता है वो थोड़ा सा हमने जान लिया है, थोड़ा उसको और जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी टैक्सेशन इनकम भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आपकी आय कम होती जा रही है वैसे वैसे आपकी टैक्सेशन इनकम भी कम होती जा रही है। तो आप ये जो चीज़ है, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमिक अवस्था है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, और आपकी इकोनॉमिक अवस्था को स्टेबलाइज करके वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोला जाता है, वो क्योंकि वो जो लोगों को ना बहुत ज़्यादा अमीर होने देता है ना बहुत ज़्यादा गरीब होने देता है। बहुत ज़्यादा अमीर कैसे नहीं होने देता कि उनकी आय जिस अनुपात में बढ़ती है तो उनका टैक्सेशन जो भार होता है उन पे जो वो भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, और जैसे ही उनकी आय जिस अनुपात में कम होती है उनका जो टैक्सेशन भार होता है वो भी उस अनुपात में कम होता जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेसिव टैक्स। इसके बाद सेकंड टॉपिक है रिग्रेसिव टैक्सेशन। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और जैसे कि इस एग्जाम्पल के हम देखें, अंदर हम देखें कि अगर 10 लाख आपकी इनकम है तो आपकी टैक्सेशन जो जो परसेंटेज आपके ऊपर लेविट था वो था 10%। लेकिन अगर आपकी इनकम 20 लाख होती है तो वही रिड्यूस हो जाता है 8% पे, और वही अगर आपकी 25 लाख के ऊपर जाती है तो वो रिड्यूस होकर आ जाता है आपका 6% पे। फॉर एग्जाम्पल इट इज वी आर टेकिंग फॉर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो असमानताएं समाज के अंदर वो बढ़ेंगी, ठीक है। जो इंसान अमीर होता जाएगा वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जाएगा, और जो गरीब होता जाएगा वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जाएगा। कैसे? कि ये तो इनकम इंक्रीज करने पे है, लेकिन इनकम डिक्रीज होने पे भी तो ऐसे ही होगा। जैसे कि 25% किसी की सालाना इनकम 25 लाख थी तो उस पर 6% टैक्स लग रहा था, लेकिन उसकी रिड्यूस होकर 20 लाख रह गई तो अब उस पर 8% टैक्स लग रहा है। अब उसकी रिड्यूस होकर 10 लाख रह गई तो उस पर 20% टैक्स लग रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इसमें कम होती जा रही है आपका टैक्सेशन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होती जा रही है आपका टैक्सेशन परसेंट रिड्यूस होता जा रहा है। तो ऐसा जो टैक्सेशन सिस्टम है, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, वो असमानताओं को बढ़ाता है और कोई भी कंट्री इसको प्रेफर नहीं करती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम चलता है इंक्लूडिंग इंडिया वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को कोई कंट्री हार्डली फॉलो करती है। तो एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। एज अ इनकम ऑफ पर्सन गोज अप द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन इट्स इनकम गोज डाउन, इट इंक्रीजेस द इनइक्वालिटी, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सरचार्ज एंड द अदर वन इज सेस। देखो बेसिकली सरचार्ज होता क्या है, सरचार्ज क्या होता है कि टैक्स लगाने की भी एक सीमा होती है। सरकार आपके अमीर होने पे आपको एक हद से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकती, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फिर वो एक और नया हथियार निकालती है, वो है सरचार्ज। वो क्या है सरचार्ज? सरचार्ज होता है आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगना, ठीक है। वो भी किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी इनइक्वलिटी को, समाज के अंदर जो इनइक्वलिटी है उसको कम करने के लिए। जैसे कि आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल के, आपकी टैक्सेशन इनकम, आपका टैक्स परसेंटेज जो आप पे लिविड है वो है 20%। तो आप कितना टैक्स भर रहे हैं? आप भर रहे हैं 20 लाख रुपए, आप टैक्स के रूप में भर रहे हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि अभी आप और भरो,
ठीक है, तो फिर वो इस 20% को नहीं बढ़ाएगी। वो क्या करेगी, ये जो 20 लाख रुपए आपके जो टैक्स सेशन से आपकी जो इनकम थी, वो इस पे ही दोबारा टैक्स लगा देगी। ठीक है, अब उस पे लगा देगी वो 10% टैक्स। कितना लगा दिया उसने? 10% टैक्स। तो इस 20 लाख का 10% कितना हुआ? 2 लाख। तो आपकी टोटल टैक्स आपको कितना भरना पड़ेगा? 20 प्लस 2 लाख, यानी कि 22 लाख रुपए। तो ये जो टैक्स लग रहा है वो आपकी इनकम पे नहीं लग रहा, वो आपका टैक्स लगने के बाद में जो टैक्सेबल जो आपकी वैल्यू आई है वो उस पर टैक्स लग रहा है। तो बेसिकली सरचार्ज क्या होता है? ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। ठीक है, आपकी इनकम पे जब टैक्स लग के जो जितना टैक्स आप पे करोगे, उस पे करने वाले टैक्स पे भी एक और टैक्स लगेगा। ठीक है, वो जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं अपन सरचार्ज। ठीक है, तो व्हाट इज सरचार्ज? इट मींस टैक्स ऑन टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन दोज हुज इनकम इज अबव सर्टेन लेवल, सो दैट ऑब्जेक्टिव और सरचार्ज, ऑब्जेक्टिव ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ सरचार्ज इज टू टैक्स देम मोर टू फर्दर रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। तो सरचार्ज क्या होता है? वो आपकी टैक्सेबल इनकम पे एक और टैक्स लगता है, ताकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको सरकार और ज़्यादा रिड्यूस करे और समाज के अंदर जो असमानता है उसको भी सरकार और ज़्यादा रिड्यूस करे। तो वो टैक्स के ऊपर लगने वाला एक और टैक्स है सरचार्ज। सेकेंड थिंग इज सेस। सेस भी एक टैक्स की तरह ही होता है, लेकिन वो हम कहें तो एक मोटिव स्पेसिफिक होता है, एक एम स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से या सरचार्ज से सरकार जो इनकम जनरेट कर रही है, सरकार उसको कहीं भी खर्च कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ वो सिर्फ इसी सेक्टर में यूज़ हो, कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ वो सिर्फ डिफेंस के अंदर जाए, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन के अंदर जाए। ऐसा कहने का हमें कोई हक नहीं है। हम सिर्फ टैक्स देने के जिम्मेदार हैं, उसके बाद सरकार उसको अपनी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खर्च कर सकती है, वो सरकार के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेस के साथ में ऐसा नहीं है। सेस क्या होता है? सेस एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टैक्स, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टैक्स होता है। सेस किसी एक मकसद से लगाया जाता है। ठीक है, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सरकार कई बार उसको उस टैक्स को हटा भी लेती है। तो सेस क्या होता है? सेस एक बहुत छोटी मात्रा में लगने वाला टैक्स है जो किसी एक खास काम के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत टैक्स सेस, स्वच्छ भारत सेस, या कृषि कल्याण सेस, या एक एजुकेशन सेस सेस भी होता है। ठीक है, तो व्हाट इज सेस? सेस इज अ टेम्परेरी लेवी। वो टेम्परेरी लेवी है, जब तक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तब तक वो लगा रहेगा, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो उसको लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी खास काम से लगाया गया था, वो अगर काम पूरा हो चुका है तो फिर वो नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका फंड जो है वो कहीं डाइवर्ट अपन नहीं कर सकते सेस का फंड। तो इट इज टेम्परेरी लेवी विच इज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, या एजुकेशन सेस। ठीक है, तो सरचार्ज और सेसेस जो है, जिसमें सरचार्ज और सेसेस जो हैं वो दोनों क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयरेबल नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कुछ और चीज। देखिए, ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मान के चलें तो ये एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। यह है स्टेट का, यह है सेंटर का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तरह तरीके के टैक्सेस लगा के और तरह तरीके की बाकी और सारी चीज़ों से अपना खुद का एक रेवेन्यू जनरेट करती है, अपने खुद का। और इसी तरीके से सेंटर भी अलग अलग टैक्सेस लगा ला के और अलग अलग चीज़ों के थ्रू अपना खुद का एक रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा उस स्टेट को जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो किसी के साथ शेयरेबल नहीं है। स्टेट सिर्फ अपनी अपनी जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट है, उनके साथ में शेयर करेगी, सेंटर के साथ में शेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टेट का अपना एक रेवेन्यू है, सेंटर का अपना एक रेवेन्यू है। स्टेट का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो स्टेट का होता है, लेकिन सेंटर के केस में ऐसा नहीं है। सेंटर के केस में क्या होता है? सेंटर के पास में जो रेवेन्यू आता है, सेंटर उससे भी फिर अपने रेवेन्यू को शेयर करती है स्टेट्स के साथ में। क्यों करती है ऐसा शेयर? क्योंकि आप सोचिए कि हमारे इंडिया के अंदर हर जो स्टेट है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र हुए, गोवा और गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये थोड़े प्रॉस्पेरस स्टेट हैं। और दूसरी तरफ बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये थोड़े पिछड़े हुए स्टेट हैं। ठीक है, तो जो प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं वहाँ पे व्यापार भी बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी हो रही हैं, तो वहाँ पे टैक्स भी अच्छा जनरेट हो रहा है, तो वो तो प्रोग्रेस करते जाएंगे। लेकिन जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट है, यहाँ पे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे टैक्सेस भी कम आ रहे हैं, तो वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और जो असमानता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने पास से भी अपना खुद का जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के साथ में शेयर करती है। वो किस तरीके से शेयर करती है कि जो
जिन स्टेट्स को ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है वो उनको ज़्यादा रेवेन्यू देती है, और जिनको कम रेवेन्यू की ज़रूरत है उनको कम रेवेन्यू देती है। ठीक है, तो स्टेट ने जो रेवेन्यू खुद ने जनरेट किया है वो तो स्टेट का है ही, लेकिन सरकार ने भी जो रेवेन्यू जनरेट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट को उसमें से भी शेयर मिलेगा। और वो शेयर किस हिसाब में मिलेगा, कितने अनुपात में मिलेगा, ये तय करने का काम होता है आपकी फाइनेंस कमीशन का। आप अपने पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, जो कि हर 5 साल के अंदर बनाई जाती है, और वो बताती है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पूरे रेवेन्यू का कितना परसेंटेज रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेगी, और किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू देगी। अभी जो प्रेजेंट डे की जो कंडीशन है वो ये है कि सरकार 41% रेवेन्यू अपना स्टेट के साथ में शेयर करती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के साथ में अपना 41% रेवेन्यू शेयर करती है, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो स्टेट के सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। ओके, अब इस लाइन पे आते हैं, बोथ सेसेस एंड सरचार्जेस आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि सरकार ये जो अपना सेंटर का जो रेवेन्यू बना रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बना रही है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा शेयरेबल स्टेट के साथ में, लेकिन इस रेवेन्यू के अंदर सरचार्ज और सेस का जो कंट्रीब्यूशन है सरकार उसको शेयर नहीं करती है। कुछ समझ में आई बात? जैसे कि ये जो सरकार का रेवेन्यू था पूरा पूरा वो जीएसटी से आया, ठीक है, अदर जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं उनसे आया, और वो सब के सब स्टेट के साथ में शेयर होगा। किसके साथ में शेयर होगा? स्टेट के साथ में शेयर होगा। लेकिन इस रेवेन्यू का जो हिस्सा सेस और सरचार्ज के साथ में आया है वो स्टेट के साथ में शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे कई स्टेट आपत्ति भी जताते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इसको एज अ टूल की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सरकार इस तरीके के टैक्सेस को नहीं बढ़ाती है, वो सेस और सरचार्ज को बढ़ाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है कि सेस और सरचार्ज से जो पैसा आएगा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, उसमें स्टेट्स की कोई भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि वो सेस और सरचार्ज को बढ़ाती है। क्यों? ताकि उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वो शेयर ना करना पड़े, और स्टेट गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टेंटली मांग रही है कि वो सेस और सरचार्ज को भी शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब था कि बोथ सीएसएस एंड सरचार्ज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बाकी का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर करती है, लेकिन सेस और सरचार्ज को शेयर नहीं करती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है? अब आपकी कंट्री के अंदर जो सामान बाहर से आ रहा है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी कुछ टैक्स लगता है। तो वो जो सिंपल जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, चाइना से एक मोबाइल फ़ोन आ रहा है, कोई अगर एक मोबाइल फ़ोन चाइना से आ रहा है तो उस पर लगेगा 20% टैक्स। ये हमने एग्जांपल के लिए लिया है। कोई मोबाइल फ़ोन यूएस से आता है अमेरिका से तो उस पर भी 20% लगेगा। कोई मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान से आता है तो उस पर भी 20% लगेगा। ठीक है, तो ये कॉमन टैक्स है। क्या है? कॉमन टैक्स। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है? ये कॉमन टैक्स है जो कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस वो अलग हैं, एफटीए वगैरह होते हैं किसी कंट्रीज के साथ में जहाँ हम छूट दे देते हैं इस टैक्स के अंदर, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि ये कॉमन टैक्स रेट है जो कि इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों के ऊपर लगाई जाती है। तो इट इज द रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी विच इज स्टैंडर्ड रेट इम्पोज्ड ऑन द मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सी काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री के पास में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ नेचुरल एडवांटेज हो सकते हैं या किसी और तरीके के एडवांटेज हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उस कंट्री के अंदर वो बहुत सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना के पास एक एग्जाम्पल है चीप लेबर का। ठीक है, तो चाइना के पास एक एडवांटेज है चीप लेबर का। अब चीप लेबर की वजह से क्या होता है कि चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उनकी कीमत कम होती है, और हमारे इंडिया या और भी जो विकसित देश हैं वहाँ पे जो कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ की कीमत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लेबर जो है वो उसको वो ज़्यादा पे करते हैं। वहाँ पे रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। चाइना के अंदर इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है लेबर लॉस को लेके। ठीक है, वहाँ पे अक्सर लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो काउंटर बिलिंग ड्यूटी क्या होती है? काउंटर बिलिंग ड्यूटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता बनता है ना, जैसे कि ए कंट्री थी और बी कंट्री थी। बी के अंदर कोई एक पेन बन के सेम क्वालिटी का 3 रुपए में तैयार हो रहा है, और ए कंट्री जो है वो 5 रुपए का बना रही है। ठीक है, अब बी कंट्री अपना वो पेन ए कंट्री के अंदर बेच रही है। ठीक है,
उस पर स्टैंडर्ड कुछ टैक्स लगा और वो जो 3 रुपए का था वो हो गया 3.5 का। तब भी ये 5 रुपए से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, सेम क्वालिटी है, बिल्कुल सब सेम चीज़ें हैं। लेकिन जब वो ए कंट्री के अंदर बनना है तो 5 रुपए का बनना है, लेकिन बी कंट्री के अंदर बनना है तो 3 रुपए का बनना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ए कंट्री के जो खुद के जो व्यापारी वर्ग है वो धीरे धीरे अब मार्केट से दूर होते जाएंगे। क्यों दूर होते जाएंगे? क्योंकि जो चीप सामान है वो उस मार्केट के अंदर आता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही थी, यानी कि जिससे जो 3 का 3.5 हुआ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने के बाद में, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही थी, उसके ऊपर भी एक टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग टैक्स। उसे क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग टैक्स। तो बेसिकली काउंटर वेलिंग टैक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कोई एक कंपनी किसी एडवांटेज की वजह से ज़्यादा सस्ता सामान प्रोड्यूस कर पा रही है, और उससे डर है कि वो उसके जो सामान है वो हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में आके कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो उसके इस एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए हम उसको उसकी जो उस प्रोडक्ट की जो मार्केट रेट है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स है उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी? इट इज ड्यूटी इम्पोज टू न्यूट्रलाइज प्राइस एडवांटेज एंजॉय बाय एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इन रिलेशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के तुलना में किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट की जो प्राइस जो बहुत कम होती है, और उससे ये खतरा होता है कि वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर देगा, तो इस केस में उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे और ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी के ऊपर से भी एक टैक्स लगाया जाता है, उसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फेयर इनफ। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर कई बार क्या होता है कि कोई एक कंट्री है, फिर चाइना के एग्जांपल लेंगे हम। कोई एक कंट्री है चाइना, उसने देखा कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होती है, जब कोई एक कंपनी नई नई स्टार्ट होती है तो वो शुरू शुरू में अपने प्रोडक्ट ना बहुत सस्ते रेट में बेचती है, बहुत सस्ते दामों में। तो सस्ते दामों में बेचने का उसका मकसद उस टाइम पे प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका मकसद होता है मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना। ठीक है, जब वो मार्केट के अंदर अपनी जगह बना लेती है और बाकी सारे प्लेयर्स को आउट कर देती है, तब फिर वो अपने दाम बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक मोबाइल कंपनी थी ए, और दूसरी मोबाइल कंपनी खुली बी। ठीक है, अब कोई एक मोबाइल कंपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल जो बना रही है वो 12,000 में बना रही है, लेकिन जो बी है वो वही मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में दे रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ए कंपनी है वो मार्केट से आउट होती जाएगी, वो मार्केट से आउट होती जाएगी, क्योंकि लोग किसको प्रेफर करेंगे? जब भाई सेम क्वालिटी जब हमको 10,000 में मिल रही है तो हम 12,000 में क्यों लेंगे? तो इससे क्या कर रही है बी जो है, बी कंपनी जो है वो अपने कंपटीशन को खत्म कर रही है, वो अपने जो कंपटीशन है उसको खत्म कर रही है। कैसे खत्म कर रही है अपने कंपटीशन को? अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करके अपने कंपटीशन को खत्म कर रही है। ठीक है, उसने अपनी चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा गिरा दिए हैं कि जो बी कंपनी, जो दूसरी कंपनी थी, उसकी जो चीज़ है लोगों को बहुत महंगी लगने लगी है। ठीक है, हो सकता था इस पे जो ए कंपनी थी वो 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही थी, वो इस पे जो बी कंपनी है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, या इन केस हो भी सकता है कि प्रॉफिट कमा भी ना रही हो, खुद घाटे में बेच रही हो, सिर्फ किस लिए? मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ऐसे ही जब चीजें कोई एक देश दूसरे देश के साथ में करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डंपिंग। उसे क्या बोलते हैं? डंपिंग। फॉर एग्जाम्पल चाइना की कोई कंपनी है, वो इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। ठीक है, तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या करेगी? वो पहले क्या करेगी, अपने जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सस्ते में बेचेगी इंडिया के अंदर, और उसके उसका मकसद क्या रहेगा कि इंडिया के खुद के जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं उनको मार्केट से साफ करना। एक बार वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मार्केट से साफ हो गए तो चाइनीज कंपनी के कोई कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं। जब कोई कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं तो फिर अपनी मन मर्जी के वो दाम में रख सकती है। ठीक है, तो इसी जो ये जो पूरा फिनोमेना है इसको बोलते हैं डंपिंग। और इस डंपिंग को कम करने के लिए, इस डंपिंग के इफेक्ट को मिनिमम कम करने के लिए हम एक टैक्स लगाते हैं, उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब एक देश ये समझ जाता है कि भाई दूसरा जो देश है वो बहुत ही सस्ते में अपना सामान बेच रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये इसलिए बेच रहा है कि ये मार्केट कैप्चर करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो जो सस्ते में जो सामान बेच रहा है वो सस्ते सामान पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है। ठीक है, ताकि उसकी जो कीमत है वो लगभग लगभग इसके बराबर आ जाए, अपनी जो डोमेस्टिक के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल चाइना जो था 10,000 का मोबाइल फ़ोन बेच रहा था, वही 12,000 का इंडिया में मिल रहा था। तो इंडिया को समझ में आ गया कि भाई ये जो 10,000 का मोबाइल फ़ोन है चाइना इसलिए बेच रहा है ताकि वो मार्केट कैप्चर कर ले। तो इंडिया क्या करेगी, इस पे जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी उसके अलावा अलावा भी एक्स्ट्रा में कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। क्या लगा देगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, और इस मोबाइल की कीमत हो जाएगी 11,500, और हमारा जो खुद का मोबाइल कंपनी है उसकी है 12,000। अब इतना डिफरेंस नहीं बचा है।
ठीक है, अब लोग कंसिडर कर सकते हैं दोनों में से किसी एक मोबाइल को। इस केस के अंदर जो चाइनीज़ कंपनी है वो इंडियन मार्केट को कैप्चर पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो टैक्स लगाया जाता है किस कैसे प्रोडक्ट पे, ऐसे प्रोडक्ट पे जो मार्केट को कैप्चर करने के लिए आए हों, तो उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो इट इज इम्पोज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग। Dumping is an act of capturing a foreign market by lowering the price of the product in foreign market than in domestic market। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मोदी जी बोल रहे हैं कि ये वीवो का फ़ोन इंडिया में चाइना से भी सस्ता कैसे है। जिस पे शी जिनपिंग कह रहे हैं कि कुछ नहीं मोदी जी, माइक्रोमैक्स को सस्ता रास्ते से हटाना था। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है, अगर आज से आप 5-6 साल पहले सोचेंगे तो माइक्रोमैक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड था और हम उसको काफ़ी प्रेफर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज से 5-7 साल पहले वीवो और ओप्पो की आंधी आई थी इंडियन मार्केट के अंदर। उनका एडवर्टाइजमेंट लेवल ही अलग लेवल का चल रहा था। उन्होंने बहुत सस्ते-सस्ते फ़ोन इंडिया के अंदर दिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो खुद की डोमेस्टिक कंपनी थी माइक्रोमैक्स, वो मार्केट से आउट हो गई। अब जब वो मार्केट से आउट हो गई, अब वो जो ओप्पो और वीवो के फ़ोन थे, अब वो उतने सस्ते नहीं रहे। क्योंकि उनको मालूम है कि अब मार्केट के अंदर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ठीक है? सारी की सारी जो आपने मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है, वो चाइना से है। आप वन प्लस ले लो, आप रियलमी ले लो, आप रेडमी ले लो, आप ओप्पो ले लो और वीवो ले लो, सब की सब चाइनीज़ ओरिजिन कंपनी है। और हमारी जो खुद की जो कंपनी थी माइक्रोमैक्स, उसको उसने मार्केट से आउट कर दिया है। तो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है, वो ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है। एक मज़ेदार बात ये है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है और जो काउंटर वेटिंग ड्यूटी है, वो दोनों डब्ल्यूटीओ के अंदर एक लीगल माना जाता है ना? तो इससे कोई कंट्री ये नहीं कह सकती कि भाई तुम हम पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लीगल है। अगर किसी कंट्री को ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्री इस तरीके कोई एडवांटेज, कोई नेगेटिव मार्केटिंग तरीके करके अपनी मार्केट कैप्चर करना चाह रही है, तो इस केस के अंदर वो उस पर काउंटर बिलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं और ये फुली परमिशेबल है डब्ल्यूटीओ के अंदर। जब हम डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे तब इस बात पे हम चर्चा करेंगे। ओके, फेयर इनफ। अब नेक्स्ट चीज़ है जीएसटी। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, थोड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या है, ये बेसिकली जीएसटी है क्या। जीएसटी बेसिकली क्या है कि हमारी जब जीएसटी से पहले जो मार्केट थी उसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जीएसटी ने क्या किया, उन सारे टैक्सेस को एक कर दिया। एक जो मेजर टैक्स जो था उसके अंदर वो था वैट। वैट सी से लगाया है सैन वैट के लिए, मैं इसको भी हाल फिलहाल मिटा ही देता हूँ। तो जो मेजर हमारा टैक्स था वो था वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट पे वो जितना वैल्यू ऐड करती है उस पे वो टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने, कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसने किसी एक कंपनी से कपड़ा खरीदा, वो कपड़ा था 4 लाख का। अब जिस कंपनी ने कपड़ा बेचा है उसकी 4 लाख के ऊपर वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, ए कंपनी ने कपड़ा बेचा बी कंपनी को 4 लाख रुपए में। बी कंपनी ने उस कपड़े से शर्ट बनाई जो कि बिची 10 लाख रुपए में। कितने में बिची? 10 लाख रुपए में। ठीक है, तो बी कंपनी कितने पे टैक्स देगी? वो 10 माइनस 4 लाख पे देगी। क्यों? क्योंकि 4 लाख पे ए कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, तो बी कंपनी सिर्फ कितने पे देगी? उतनी कीमत पे देगी जो वैल्यू उसने ऐड करी है, यानी कि 6 लाख में। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जो कंपनी वैल्यू ऐड करती है किसी प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर, वो सिर्फ उतने अमाउंट पे टैक्स देती है, उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाती हैं थी। ठीक है, तो एक मेजर टैक्स जो है वैल्यू एडेड टैक्स, वो अब जीएसटी के दायरे में आ चुका है। तो जीएसटी बेसिकली क्या है? जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगता है। इसने काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके सिर्फ एक जीएसटी बना दिया है। इससे अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो इसके बारे में वो ये है कि जीएसटी वॉज रिकमेंडेड बाय केलकर टास्क फोर्स। 2004 के अंदर केलकर टास्क फोर्स बनाई गई थी। उसने सबसे पहले सुझाव दिया था जीएसटी जैसे किसी एक टैक्स के लिए। इट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2016। तो अगस्त 2016 के अंदर जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, है ना। अगर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे तो 101 बार संविधान संशोधन इसके अंदर हुआ था, जिसके तहत फिर ये एक्ट पास हुआ था। इसके बाद इसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई आर्टिकल 279 ए के अंदर, संविधान के अंदर। जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सब साथ में बैठ के मिलके जीएसटी के ऊपर सारे फैसले लेते हैं। इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2/3 होता है। स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जीएसटी काउंसिल के अंदर वो 2/3 होता है और बाकी 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? सेंटर का। और सभी मिलकर वोटिंग करते हैं और 3/4 मेजोरिटी से ये
फैसले लिए जाते हैं। इट सब्ज्यूम्स वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ अ कंट्री। जीएसटी ने कंट्री के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है, अपने में ले लिया है। ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू विल बी शेयर इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। रेवेन्यू जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली शेयर होता है। कैसे शेयर होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टैंडर्ड जो जीएसटी रेट अक्सर चीज़ों पे लगता है वो है 18%। तो 18% जब किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है तो वो 18% किसी एक सरकार के पास नहीं जाता है, उसमें से 9% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और बाकी का 9% जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ओके। तो जो रेवेन्यू है वो स्टेट और सेंटर के दोनों के बीच में शेयर होता है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये क्या चाहिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? देखो, कोई एक मोबाइल फ़ोन है, वो महाराष्ट्र के अंदर बना, ठीक है, लेकिन वो बेचा मध्य प्रदेश के अंदर। तो उस मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगा के जो अमाउंट, जो टैक्सेशन, जो रेवेन्यू मिलेगा वो किस स्टेट के पास जाना चाहिए? ठीक है। तो चूंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसके तहत जिस जगह पे मोबाइल फ़ोन बेचा है उस स्टेट के पास उस स्टेट के पास उस टैक्स का शेयर जाएगा। ठीक है। तो ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब, कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाए वहाँ पे उसका वो नहीं जाएगा, बल्कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचाए वहाँ पे उसका टैक्स रेवेन्यू जाएगा। ये जीएसटी के अंदर प्रोविजन है। ठीक है। कैसे जाएगा? कि एमपी के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन बेचा, उस पर 18% टैक्स लगा जीएसटी, तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा एमपी गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो कहाँ पे नहीं जाएगा? वो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था वहाँ पे नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ पे वो बेचा है वहाँ पे जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसने कौन से मेन टैक्सेस को सब्ज्यूम किया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सब्ज्यूम किया है, सर्विस टैक्स को किया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स को किया है, सैनवेट को किया है, और जो वैट ऑफ स्टेट्स हैं इनको किया है। तो ये मेन टैक्स हैं जो जीएसटी के आने के बाद में जीएसटी के अंदर मिल गए हैं। कल को सवाल आ सकता है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस मिल गए हैं। ठीक है। जो आया भी है यूपीएससी मेंस के अंदर। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सैनवेट और वैट ऑफ स्टेट्स, ये वो टैक्सेस हैं जो कि अब जीएसटी के अंदर मिल चुके हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। वो कौन से प्रोडक्ट हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होती है। दो चीज़ें, एक पेट्रोलियम, दूसरा अल्कोहल। ये दो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मेजर पार्ट होती हैं किसी भी स्टेट के टैक्सेबल रेवेन्यू का। ठीक है। इसलिए क्या, फॉर जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कोई फेसबुक वगैरह पोस्ट वगैरह चलती हैं कि पेट्रोल की जो असली कीमत है वो 40 रुपये है, लेकिन वो 100 110 क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। अगर उसको जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो जीएसटी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो कितना है? वो है 28% का। कितना है वो? 28% का हाईएस्ट टैक्सेबल ब्रैकेट है। ठीक है। अगर हम जीएसटी के अगर हम पेट्रोलियम पे सबसे हाईएस्ट जीएसटी भी लगाएंगे तब भी वो 50-55 रुपए के आसपास का हमें मिलने लगेगा। कितने का? 50-55 रुपए के आसपास का हमें मिलने लगेगा। ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे स्टेट्स की जो आय है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अभी जो हम जो पे कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो उसकी कीमत का 2 से ढाई गुना है, या 1.5 से 2 गुना है ना? इवन वो जीएसटी के अंदर अगर वो आ जाता है तो उसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि जीएसटी के अंदर जो हाईएस्ट जो ब्रैकेट है, जो हाईएस्ट जो स्लैब है टैक्स का, वो 28% है। और 40% रुपए पे अगर आप 28% भी लगाओगे तो वो 100 रुपये तो नहीं होगा, वो 50% रुपए के आसपास होगा। ठीक है। तो अ, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। एक और चीज़ जीएसटी से बाहर रखी गई है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो अल्कोहल है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। उस पे अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो स्टेट्स लगाती हैं और उससे रेवेन्यू कमाती हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल किसी भी स्टेट की रेवेन्यू का मेजर सोर्स है। इसी वजह से स्टेट्स ने पहले ये शर्त रखी थी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जो अल्कोहल है उसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाएगा। ठीक है। इसी शर्त पे उन्होंने जीएसटी को माना है। उसके बाद एक और चीज़ थी। क्या हुआ कि स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे जीएसटी को अपनाने में। क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि जीएसटी के अपनाने से उनका तगड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। तो सरकार ने उनको एक सहानुभूति दी। सरकार ने उनको एक स्कीम बोली कि सरकार ने बोला कि जीएसटी लगाने के 5 साल बाद तक आपके टैक्स के अंदर जो कमी आएगी उसको हम पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पे कि 2016 से पहले एमपी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 100 करोड़ रुपए था। 2017 के अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, पास 2016 में हुआ था, इंप्लीमेंट 2017 से हुआ था। तो 2017 के अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और 2018 के अंदर एमपी का जो रेवेन्यू था
वो 95 करोड़ ही रह गया। ठीक है, तो एमपी का तो घाटा हो गया जीएसटी लगने पे। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि घबराने वाली बात कोई नहीं है, आगे आने वाले 5 साल तक आपका जितना भी घाटा होगा वो हम पे करेंगे। और ये घाटा सिर्फ 100 करोड़ पे नहीं होगा, ये 100 करोड़ के अंदर शायद 14%, जो क्योंकि हर साल 100 करोड़ तो नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम चलता तो इस साल 2016 में 100 करोड़ था, 2017 में 100 से ज़्यादा होता, 2018 में और उससे ज़्यादा होता, तो बढ़ता ही। ठीक है, तो जो कमी आई है, जो घाटा हुआ है, वो जो घाटा है उसको कंपनसेट कौन करेगा? स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस ये जो कंपनसेशन है उसको देने में बहुत पीछे है, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाती हैं। और कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी बार इस तनातनी इस बात पे चली थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम पे ये जो फंड है वो रिलीज़ नहीं कर रही है, क्योंकि उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी वो फंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी सारी की सारी, बहुत सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज काफ़ी समझने में कॉम्प्लिकेटेड था। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज क्या है? इट सब्स्यूम्स दी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक कर दिया है। अब हमको कोई प्रोडक्ट के ऊपर 4-4, 5-5 बार टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल टैक्स से वो सारा का सारा टैक्स पे हो जाएगा, वो सिंगल टैक्स है जीएसटी। उसके बाद इसने एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर दिया है। कॉमन मार्केट कैसे क्रिएट कर दिए कि पहले जो स्टेट वैट होता था वो हर स्टेट का अलग अलग होता था, लेकिन अब सिंगल जीएसटी है, तो पूरी की पूरी जो मार्केट है वो एक कॉमन मार्केट बन चुकी है। अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स स्लैब्स नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद से तो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अभी जो जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है क्वार्टरनरी। ठीक है, 4 महीनों का। ठीक है, दूसरा ग्रेटर यूज ऑफ आईटी पर रिड्यूस डाउन द करप्शन। अब आईटी का जीएसटी जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जीएसटी जो भरा जाता है वो एक नेटवर्क है जीएसटीएन, उसके थ्रू भरा जाता है। जीएसटीएन जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जीएसटी हम भरते हैं। और ये अब चूंकि अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें करप्शन के और लीकेज के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और दूसरा इसका इसका लास्ट फायदा, इसका मतलब एक फायदा क्या ये भी है कि जो जीएसटी है उसके अंदर जो बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, जो बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, या तो वो टैक्स फ्री हैं या उसके अंदर बहुत कम 5% टैक्स लग रहा है। ठीक है, जैसे खुला आटा हुआ, खुली दालें हुई, उसके ऊपर या तो टैक्स नहीं लग रहा है या लग भी रहा है तो 5% लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं जीएसटी के। पहला एडवांटेज क्या है कि इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक कर दिया है, इसने एक कॉमन यूनिफाइड मार्केट बना दिया है। जीएसटी के आने के बाद से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत बढ़ गया है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से करप्शन के चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं। और दूसरा कि इसके अंदर जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको बाहर रखा गया है इसके दायरे से, या इसके दायरे में लाया भी गया है, तो उनके ऊपर जो टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो बहुत कम रखी गई है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, या चैलेंजेस भी कह लें, या लिमिटेशन भी कह लें। वो क्या है कि दे आर वेरी टैक्स स्ट्रक्चर विद डिफीज द ओरिजिनल। अब जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर हैं, 5% टैक्स भी है, ठीक है, 12% टैक्स भी है, 18% टैक्स भी है, और 28% टैक्स भी है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और जो कई बार चेंज भी होते रहते हैं, किसी कोई एक प्रोडक्ट अभी किसी टैक्स स्लैब में था, बाद में पता चला वो किसी और टैक्स स्लैब के अंदर चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आपको आप प्रोडक्ट को आप ऐसा जब आप बेच रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये किस टैक्स स्लैब के अंदर आएगा। दूसरा, स्टेट्स को इससे रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद में स्टेट्स को रेवेन्यू का लॉस हुआ है, ये किसका डिसएडवांटेज है जीएसटी का। उसके बाद में जो आम नागरिक है वो जीएसटी पे करने में उसको दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और जो आम जो व्यापारी है उसको अब टैक्स पे करने में दिक्कत आती है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इससे बाहर रखा गया है, तो ये इसका एक चैलेंज है, लिमिटेशन है। और दूसरा, इसके अंदर फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं टैक्स रेट्स के अंदर, जो कि मैंने अभी बताया था कि कोई एक प्रोडक्ट है, अभी उसमें पता चला कि 5% जीएसटी लगता था, अगली मीटिंग के बाद में जीएसटी काउंसिल पे उस पर 18% जीएसटी कर दिया गया, है ना, या कोई 28% था तो उसके अंदर फिर 12% कर दिया गया। तो ऐसे फ्रिक्वेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये फ्रिक्वेंट चेंजेस होते क्यों हैं? क्योंकि पहली पहली बार जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, किसी को भी नहीं पता कि किसी एक प्रोडक्ट पे सबसे सही टैक्स रेट कौन सी होनी चाहिए। हम टैक्स रेट लगाते हैं, फिर मार्केट के अंदर देखते हैं कि उस पर कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, और कुछ अगर दिक्कत आती है देन फिर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अभी जीएसटी की रिजाइम को स्टेबलाइज होने में टाइम लग रहा है। देन नेक्स्ट चीज़,
अब डिसएडवांटेज किसी के पड़े तो वे फॉरवर्ड भी पड़ेंगे, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं कि चीज़ें बार बार डिस्टर्ब ना हो, कोई एक प्रोडक्ट है वो बार बार डिस्टर्ब ना हो, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद गिव मोर से टू स्टेट्स इन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट्स की बात को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट्स ही हैं जिनको जो लोगों के साथ में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आम नागरिक से इतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो हमको स्टेट गवर्नमेंट की बात को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद में कि जो एडिशनल लेवी है सेस और सरचार्ज के नाम पे, उसको ठीक करना चाहिए। या तो सेस और सरचार्ज खत्म हो, या फिर सेस और सरचार्ज जो है वो उनको स्टेट्स के साथ में शेयर करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस डाउन द एग्जाम प्रोडक्ट फ्रॉम द जीएसटी रिजाइम। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, अल्कोहल है, जो कि जीएसटी से दायरे से जिसको बाहर रखा गया है, उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। उसके बाद में स्टेट को प्रॉपर्ली कंपनसेट करना चाहिए। जो हमने पढ़ा था कि जो 5 साल की बात हुई थी कंपनसेट करने की, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जीएसटी के लिए। ठीक है, जीएसटी अलग से आपके उसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो जीएसटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। पहली बात, वो फेयर होना चाहिए। फेयर कैसे होना चाहिए कि वो सबके लिए सही हो, ना उससे जो टैक्स दे रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ आए, और जो टैक्स ले रहा है उसका भी काम उससे चल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का काम भी उससे चल जाए। ठीक है, दूसरी बात, वर्टिकल इक्वलिटी होना चाहिए। वर्टिकल इक्वलिटी कैसे, कि जो बेटर लोग, जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा टैक्स दें, और जो पुअर पीपल हैं वो कम टैक्स दें। जैसे जिसका एग्जांपल क्या हमने पढ़ा था, एक हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या पढ़ा था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है गुड टैक्सेशन सिस्टम का। तीसरा क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी होना चाहिए, यानी कि टैक्स भरना भी आसानी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैक्स जो लोग भर रहे हैं उनको दिक्कत है टैक्स भरने में। ठीक है, तो टैक्स भरना आसानी से होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको मॉडिफाई करने के लिए भी तैयार हों, हम उसके लिए प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो। अगर हमको लगता है कि किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो हम उसको रिड्यूस डाउन करें। वो हमको लग रहा है कि किसी एक चीज़ पे कम टैक्स लग रहा है, तो हम उस टैक्स को समय के साथ बढ़ा भी नहीं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, गुड टैक्सेशन सिस्टम का ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके बाद कम से कम टैक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं होना चाहिए, कम से कम हो, इफेक्टिव हो, उनसे ही पूरा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। जैसे कि जीएसटी, तमाम तरीके के टैक्सेस थे, उनने सबको खत्म करके एक टैक्स सिस्टम लेके आए, जिससे कि पूरा का पूरा काम भी चल रहा है, और टैक्सेस का जो बार बार भरने की जो झंझट थी वो भी कम हो गई है। व्यापारियों को सिर्फ अब एक जीएसटी भरना है, बाकी के सारे टैक्सेस को नहीं भरना है। तो कम से कम टैक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और टैक्स सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। टैक्स सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके हिसाब से फैसले लेने चाहिए। ठीक है, और जो फैसले लिए गए हैं उससे सबको सबको उससे कम्युनिकेट कराना चाहिए कि कोई इस फैसला किस लिए लिया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं गुड टैक्सेशन सिस्टम के। अगला टॉपिक हमारा वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों ही टॉपिक जो थे वो आपकी सिलेबस की 4th हेडिंग के टॉपिक थे, टैक्सेशन सिस्टम और फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। अभी हमने ये जाना कि सरकार की आय के साधन क्या क्या हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम जानेंगे कि सरकार की आय किस किस तरीके से होती है, और सरकार किस किस तरीके से खर्च भी करती है, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है जिसको हम फिस्कल डेफिसिट वगैरह कहते हैं, हम वो सारी चीज़ें अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। थैंक यू।